लास्ट क्लास में बेटा जी अपन स्टार्ट किया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का। तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी, कैसे इंडिपेंडेंस के समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लास्ट क्लास में अपन लगभग स्टडी किया कि जो हमारा कंट्री है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में वो सारे काम किए जिनके पीछे उनका मेन मोटिव क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अच्छे से लेके बुरा तक ब्रिटिशर्स ने सब वो काम किए इंडिया में जिससे कि उनका फायदा हो। अगर उन्होंने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया तो भी वो ऐसा ही किया जिसके पीछे ब्रिटिशर्स का फायदा हो, और अगर कुछ उन्होंने इंडिया के लिए बुरा किया तो भी उसके पीछे उनका मेन मोटिव क्या था कि भाई हम ब्रिटिशर्स का ही फायदा। फिर आपका किया कि उस समय में जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी। ब्रिटिश रूल के समय में हमारी इकोनॉमी में जो हमारा जो इकोनॉमी था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्री में नेशनल इनकम एस्टिमेट करने को कभी भी वो प्रेफरेंसेस नहीं दी गई है। फिर भी कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जैसे कि वी.के.आर.वी. राव, दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिग्बी, ये कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने की इंडिया की एग्रीगेट जो इंडिया की इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की। इनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है वो था डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का। इन्होंने एक्चुअल में जो असल में मेथड्स के थ्रू इन्होंने कंट्री में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की मदद की थी। उसके बाद जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी के हर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में स्टडी किया। इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन उस समय में भी और आज भी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा शुरू से ही बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है। फिर कुछ फीचर्स के बारे में बातचीत की, जैसे कि फर्स्ट फीचर था लो प्रोडक्टिविटी। उस समय में हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी बहुत ज्यादा स्टेप्स टेक ओवर नहीं किए, बल्कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम अप्लाई करके इंडिया में से इंडियन फार्मर्स को, इंडियन एग्रीकल्चर को बैकवर्ड की तरफ धकेल दिया। इस समय में जो किसानों को एग्रीकल्चर की कॉस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा बियर करनी पड़ती थी। उनके पास जो इरिगेशन के साधन थे, सिंचाई के साधन थे, वो बहुत ही ज्यादा कम थे। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था, और रेनफॉल बहुत ही ज्यादा वीक था, मतलब बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहता है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर बारिशें अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। और रीजन क्या था कि हमने ब्रिटिशर्स ने हमारी जो लैंड थी उसको डिवाइड कर दिया था। हमारी जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। लोगों के पास एक तो वैसे जमीनें कम थी, जो थी भी वो भी काफी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की। उसके बाद जो इतना हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, स्टेग्नेशन था, उसके पीछे कारण क्या थे, ये भी आपका किया हुआ है, टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम बताया था आपको, जमींदारी सिस्टम। जमींदारों ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी जमीन जमींदारों के नाम कर दी थी, और जमींदारों को किसी तरह कोई कंडीशंस के ऊपर उनको नहीं रखा गया कि आप कितना भी किराया आगे फार्मर से चार्ज कर सकते हो। तो वो जमींदार फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा लूटते थे, और उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया हुआ था। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि उन्होंने हमारे इंडियन फार्मर्स को, भोले भाले किसानों को इस बात में फंसा लिया था कि अगर आप ये पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो हम आपको कैश एडवांसेस देंगे। उन्होंने हमारे फार्मर से वो सब कुछ प्रोड्यूस करवाया जो कि हमारे इंडिया के लिए नहीं, बल्कि उनको अपनी ब्रिटेन में बढ़ती हुई इंडस्ट्री के लिए चाहिए था। उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर का पार्टीशन हुआ। अभी बात की है कि हमारी अच्छी वाली जमीन, फर्टाइल लैंड, वो पाकिस्तान के पास चली गई, जिससे कि हमारी कंट्री में जूट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित हुई।
और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर था, हमारा जो इंडिया में एग्रीकल्चर का सिस्टम था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का साइज था वो बहुत ही ज्यादा कम था। किसानों के पास पैसा बचता ही नहीं था कि वो अपने लिए या अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव के लिए कुछ पैसा बचा सके। जमींदारी सिस्टम में एक्चुअल में क्या था, जमींदार, ब्रिटिश और फार्मर, सरकार ने क्या किया था, सारी की सारी जमीन जमींदारों के नाम कर दी और बदले में जो ये जमींदार थे ये ब्रिटिशर्स को कुछ किराया देते थे और जमींदार थे वो टोटली फ्री थे, वो आगे फार्मर से कितना भी पैसा चार्ज कर सकते थे। और एक्चुअल में ये जो जमींदार थे ये फार्मर से बहुत ही ज्यादा किराया चार्ज करते थे। ये इतना ज्यादा किराया चार्ज करते थे किसान उनके पास अपने लिए बहुत कम बचता था। किसान जो जमींदार थे वो किसानों से एक तो किराया चार्ज करते थे, दूसरा किराया चार्ज करने के साथ साथ किसान ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की है उसमें से भी वो आउटपुट में से शेयर लेते थे। मतलब इतने ज्यादा वो वी कैन से निर्दयी किस्म के थे, इतना ज्यादा वो किसानों के साथ धक्का करते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, लास्ट क्लास में या अभी आपको रिवाइज कराया कि उस समय में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, और अब आप पढ़ रहे हैं कि उस समय में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था। ब्रिटिशर्स के समय में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी यूज की, जिसे कि आप क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया की इंडस्ट्री को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। टू फोल्ड पॉलिसी उन्होंने क्या अडॉप्ट की, इंडिया को जस्ट उन्होंने जो था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। माने उन्होंने ऐसी सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे वो इंडिया से ब्रिटेन को रॉ मटेरियल लेके जाते रहे और इंडिया में आके वो फिनिश गुड्स अपनी सेल करते रहे। बार बार आपको बता रहा हूं, ब्रिटिशर्स द्वारा वो सभी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई कि इंडिया को खत्म करना है, इंडियन लोगों को खत्म करना है। इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम उस समय में कुछ अच्छा था, ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया, तो अच्छा होने की वजह से वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और ब्रिटेन में बना के उसको मशीनों के द्वारा गुड्स को प्रोड्यूस करके वो वापस इंडिया में उन गुड्स को आके सेल करते थे। क्योंकि हमारे इंडियन जो उस समय में राजा महाराजा थे उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो उनके पैसों से वो है ना, पैसा ज्यादा था तो वो राजा महाराजा लोग बहुत ज्यादा ऐसी गुड्स को परचेज करते थे, अच्छी वाली गुड्स को। तो मार्केट बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे वो गुड्स के ऊपर पैसा खर्च भी करते थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को देखा कि यहाँ पे आके हम अपना सारा सामान इजीली बेच सकते हैं, हम सारा सामान अपना सेल कर सकते हैं, तो इंडिया को उन्होंने ऐसा यूज किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या पढ़ रहे हैं आप देखिए, दो पॉइंट से आप इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझ सकते हैं। एक तो डेके ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डेके ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब कि उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका खात्मा कर दिया, खत्म कर दिया। और दूसरा जो नई पुरानी इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी और जो नई इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। ऐसे आए वो सब में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, भेदभाव भरी। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बड़ी भेदभाव भरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई। उन्होंने क्या किया,
कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज की तरफ जाएगा उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ब्रिटेन से इंडिया में सामान आएगा उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर इंडिया फॉरेन कंट्री माने सिर्फ यहाँ पे ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, माने उन्होंने अपने लिए, ब्रिटिशर्स चाहे इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें, उसको बिल्कुल टैक्स फ्री रखा। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सामान था, इंडियन कारीगर जो सामान बनाते थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिए, ताकि हमारे इंडियंस का सामान फॉरेन मार्केट में महंगा हो जाए और हमारे लोग बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, उनके बना हुआ सामान कोई भी परचेज ना कर पाए। तो इस वजह से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास मशीनें थी, मशीनों से नेचुरली हाथ से बना हुआ सामान एज कंपैरिजन टू मशीनों से बना हुआ सामान तो वो महंगा होता है। तो ब्रिटिशर्स का सामान आने की वजह से हमारा सामान महंगा हो गया और धीरे धीरे करके हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो टोटली पूरी तरह से फिनिश हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। सेकंड पॉइंट है लो प्राइस मशीन गुड्स। अभी जैसे बातचीत की आपा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे लाते थे। तो उनके पास मशीनरी थी, तो उन्होंने क्या किया, मशीनों से सामान तैयार करके इंडिया में वो सामान बेचना शुरू कर दिया। तो नेचुरली अभी जब इंडिया में वो मशीनों से बना सामान लेके आएंगे, कोई टैक्स भी नहीं है, तो उनकी इस वजह से उनका जो सामान था एज कंपैरिजन टू इंडियन सामान, उनका सामान सस्ता था, जिसकी वजह से हमारे सामान की डिमांड मार्केट से खत्म हो गई। जो और हमारे आर्टिसंस थे, आर्टिसंस किसे कहते हैं, कारीगर लोग, जो हमारे कारीगर लोग थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, धीरे धीरे करके उनकी दुकानदारी, उनकी फैक्ट्री, उनका बिजनेस धीरे धीरे करके बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट और चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेचुरली भाई जैसे जैसे अपने को नई नई तरह की सामान मिलने शुरू हो जाता है, तो अपन धीरे धीरे करके पुरानी चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी अपने इंडिया में पिज्जा बर्गर ये सब कहाँ से आया है? नहीं, अपने लोग तो नहीं खाते थे, तो यूरोपियन कंट्री से आया है, फॉरेन कंट्री का सामान है, ये उधर वाले लोग ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां पे उनके पास हीट कम रहती है ना, तो ऐसा कुछ वो ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो जब अपने इंडिया में ऐसा सामान आना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, तो लोगों का टेस्ट है वो बदल गया, तो हमारे लोगों ने भी ऐसी गुड्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो भाई पॉइंट क्या है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, सस्ता भी था, मशीन से बना हुआ भी था, परफेक्शन भी थी, जिस वजह से हमारे लोगों ने धीरे धीरे करके इंडियन गुड्स को छोड़ के ये फॉरेन गुड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और हमारी जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे करके उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉल इन इंकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब हमारे जो लोकल आर्टिसंस थे उनको भी पहले के जमाने में क्या था बताता हूं आपको, शायद आपने 9th-10th में पढ़ा हो। जब राजे महाराजे थे तो उस समय में क्या सिस्टम था, जो राजे महाराजे थे वो एक दूसरे से मिलते वक्त एक दूसरे को मिलते वक्त वो बड़े बड़े है ना गिफ्ट प्रेजेंट करते थे। एक दूसरे को गिफ्ट देना वो अपनी शान समझते थे। तो गिफ्ट कौन से देते थे? वो जो इंडियन कारीगरों ने सामान बनाया है, इंडियन गलीचे, इंडियन कर्टेन्स, है ना, ऐसी हाथ से बनी हुई चीजें वो एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। तो ब्रिटिशर्स की आने की वजह से धीरे धीरे करके जब राजे महाराजे ही नहीं रहे, हमारे राजे महाराजे उन्होंने लड़वा के है ना मारने शुरू कर दिए, राजे महाराजे खत्म हो गए, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वो उनका आना जाना खत्म हो गया, बंद हो गया, और जिस वजह से हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इस वजह से भी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। तो उस समय में जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके हालात थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भाई सारी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे कि हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। भाई एक तो जो पुरानी इंडस्ट्री थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से हमारी जो पुरानी इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई,
और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो बड़ी ही ज्यादा स्लो ग्रो कर रही थी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंट्री में जो नई इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, ना तो बहुत ज्यादा थी और ना ही बहुत अच्छी थी। इंडस्ट्री के नाम पे हमारी कंट्री में कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, कुछ जूट टेक्सटाइल मिल्स थी। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में थी, और जो जूट मिल थी वो लगभग बंगाल की साइड में थी। मतलब पूरी कंट्री में हमारी में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री फैली हुई नहीं। मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे मुश्किल से हमारी कंट्री में कुछ इंडस्ट्री थी, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में लगाई गई थी। और मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे कुछ शुगर मिल्स थी, सीमेंट, पेपर, इस तरह की कुछ हल्की फुल्की फैक्ट्रीज हमारी कंट्री में उस समय में लगाई गई। देखिए समझने वाली बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनके द्वारा कुछ नहीं सोचा गया। ब्रिटिशर्स ने, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि उस समय में उन्हीं की सरकार थी, तो ना तो उन्होंने आप खुद इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए या इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ किया, और ना ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उनके द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज लाके दी गई जिस वजह से हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वो इनकरेज हो सके और नई नई फैक्ट्रीज लगा सके। तो उस समय में जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, टाटा वालों के पास था, बिरला वालों के पास था, तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स थे, कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके पास बेसिकली उस समय में पैसा था, तो उनके द्वारा इन पैसों का यूजेस करके हमारी कंट्री में कुछ इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की गई। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स माने मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्लांट्स है ना, ये वो गुड्स हैं जो कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि आगे दूसरी गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं बेसिकली। तो उस समय में हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की, बहुत ज्यादा मशीनरी की कमी थी। कैपिटल गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए किया कि भाई वो अपने वहां से मशीनें बनाएं या मशीनें यहाँ पे इंडिया में लगाएं, है ना। वो डरते थे कि अगर इंडिया में मशीनरी लगानी शुरू कर दी तो शायद जो इंडियंस हैं वो, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू कर देगी। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब क्या है कि भाई गुड्स एंड जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की उस समय में जो पूरी इंडस्ट्री थी उसकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। कल भी लास्ट क्लास में भी आपका बात की थी, क्योंकि उस समय में हमारे जो ज्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्री हमारे बहुत ज्यादा नहीं थी। जो थोड़ी बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। धीरे धीरे उनके द्वारा ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई जिससे कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो जाए। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। उस समय में जो पब्लिक सेक्टर था, अभी अभी पॉइंट बताया जैसे कि आपको, पब्लिक सेक्टर का मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा थोड़ा बहुत रेलवे के ऊपर ध्यान दिया गया, बिजली के ऊपर ध्यान दिया गया, ये चिट्ठी पत्र ये है ना, माने कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया गया। इन सब बातों के ऊपर भी उनके द्वारा इस वजह से ध्यान दिया गया था, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने इस वजह से कंस्ट्रक्ट किया था ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी ब्रिटेन की इकोनॉमी को ग्रो कर सके। रेलवे वो तो करके लेके आए ताकि इंडिया के कोने कोने से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सके। बिजली वो तो उन्होंने इंडिया में लेके आए ताकि उनके ऑफिस में उनको काम करना इजी हो जाए।
चिट्ठी पत्र का सिस्टम वो तो लेके आए, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इजीली वो पोस्ट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचा सके। तो ये था कि उस समय में हमारी ब्रिटिशर्स के समय में हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था, तो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था, बहुत ही ज्यादा यू कैन से बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था या बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था, कुछ भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आप सिर्फ पढ़ोगे उस समय में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर का कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने रेलवे को लगाए, रेलवे के ऊपर ध्यान दिया, बिजली के ऊपर ध्यान दिया, या फिर ये जो चिट्ठी पत्र वाला डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन वाले सिस्टम, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया और इसके पीछे भी उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। आगे टॉपिक है हमें कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी कंट्री में कौन सा और कैसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसमें ये सारा टॉपिक आएगा कि ब्रिटिशर्स रेलवे लेके आए, क्यों लेके आए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्यों की, उनके द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम लाया गया, क्यों लाया गया, क्या कारण था। तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल जाए।